हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास 8 के सब्जेक्ट हिंदी मल्हार के सभी चैप्टर्स विद सॉल्यूशन। तो यहां पर अब स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 हरिद्वार, जिसके सभी क्वेश्चन आंसर्स हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इजीली समझ आ जाएं और आप नोट कर पाएँ। सबसे पहले है पार्ट से, जहाँ पर है मेरी समझ से, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्या करना है, सही उत्तर के सम्मुख आपको तारा बनाना है, यानी स्टार में बनाना है, और एक से अधिक उत्तर भी आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्टार बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं के क्या अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड ऑप्शन, लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, इस कथन में लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है। तो चैप्टर तो आपने पढ़ा ही था, कौन सा भाव प्रकट होता है इससे लेखक का, मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से बढ़कर था। इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष था वो क्या है, संतुष्टि में सुख होता है, यानी संतुष्ट करें जो मिल रहा है वही। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। यह प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देता है, तो यह प्रसंग मूल्य को बढ़ावा देता है सादगी और आत्मनिर्भरता को, स्वच्छता और प्रकृति प्रेम को। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे, थर्ड और फोर्थ। लेखक का हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था, तो आध्यात्मिक भी था और प्राकृतिक भी था। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ऑप्शन ब और ऑप्शन फोर्थ, चौथा जो ऑप्शन है प्राकृतिक, वो भी। पत्र की भाषा का मुख्य लक्षण क्या है, सरलता और चित्रात्मकता। क्योंकि यहाँ पर पत्र लिख करके लेखक के द्वारा बताया गया है कि जो उसका हरिद्वार जो भ्रमण का जो यात्रा वृत्तांत था वो कैसा रहा। अब देखिए ख में है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग उत्तर चुने हों, जैसे आपने जो चुने हैं वो उन्होंने नहीं चुना हो, आपने जो 2 चुने हैं उन्होंने एक ही चुना हो। तो ऐसा जो है आपको क्या करना है, अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है, और आपने ये उत्तर क्यों चुने, उन्होंने ऐसा उत्तर क्यों चुना, आपको ये सभी कुछ जानना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से होगा, मैंने यह उत्तर इसलिए चुने क्योंकि पाठ में लेखक ने हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक अनुभव, सादगी को बहुत चित्रात्मक और भावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए वृक्षों की तुलना सज्जनों से की गई है, जो उनकी उदारता को दर्शाता है। इसी तरह पत्थर पर भोजन का सुख, संतुष्टि और प्रकृति से जुड़ाव को भी दिखाता है। अगला है मिलकर करें मिलान, जिसमें आपको शब्द दिए गए हैं जिनके संदर्भ में कुछ अर्थ दिए हैं, उनके जो संदर्भ हैं उनसे संबंधित अर्थ नहीं कह सकते, इसको संदर्भ कह सकते हैं कि हरिद्वार में क्या फेमस है, जैसे भगीरथ कौन थे, तो उनसे संबंधित जो संदर्भ है उनका मिलान करना है। जैसे हरिद्वार को मिलान करेंगे, यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है, मैदानी भाग में बहती है गंगा। गंगा क्या है, यह भारतवर्ष की प्रधान नदी है, जो हिमालय से निकलकर लगभग 1560 मील पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अनेक नाम हैं अलग अलग जगहों के हिसाब से, जैसे भागीरथी, त्रिपतगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सुर नदी। भगीरथ कौन थे, ये अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा का नाम भगीरथी भी पड़ा है। चंडिका जो कि है मान्यता के अनुसार दुर्गा का एक रूप। भागवत यह 18 पुराणों में से सर्व प्रसिद्ध एक पुराण है। इसमें अधिकांश श्री कृष्ण संबंधी कथाएं हैं। आपने भागवत सुनी होगी, भागवत कहीं ना कहीं देखी होगी। तो ये 18 पुराणों में से एक पुराण का यहाँ पर वृतांत है, जो कि कृष्ण संबंधी कथाएं हैं। जिसमें दालचीनी जो कि है एक पेड़ का नाम, यह दक्षिण भारत में बहुतायत से मिलता है। इस पेड़ की सुगंधित छाल जो आपने देखी होगी, जो हम सब्जियों में यूज़ में ली जाती है, जैसे स्पेशली पनीर की सब्जी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या मीठी दाल बनाई जाती है उसमें दालचीनी का उपयोग किया जाता है, या स्किन संबंधित कुछ भी निदान होता है उसमें भी दालचीनी का उपयोग किया जाता है। तो ये एक छाल होती है जो उस पेड़ से संबंधित होती है। मसाले के रूप में भी इसका काम में लिया जाता है। इसे दालचीनी या दारचीनी भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही उपयोगी मसाला है।
अगला है मिलकर करें चयन। आपको क्या करना है, पार्ट्स से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, 2-2। तो एक सही है और एक भ्रामक अर्थात एक गलत है, जो भ्रम पैदा कर रहा है वो है। तो अपने समूह में इन पर विचार कीजिए, उपयुक्त निष्कर्ष पर सही का निशान लगाइए। जैसे पंक्ति है, पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सजनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहरा रही है, जिसका अर्थ है लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। अगली दूसरी पंक्ति है, बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। इससे इस लाइन से ये निष्कर्ष निकलता है कि वृक्षों की भांति वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है, जो हर मौसम को सहते हुए तपस्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो सेंटेंस है वो भ्रामक रूप से, क्योंकि विवश है, तो विवश नहीं है पेड़ पौधे, विवश नहीं कह सकते उनको, क्योंकि साधु जो तपस्या करते हैं वो अपनी ओर से करते हैं, उन्हें कोई विवश नहीं करता कि तुम तपस्या करो। और वृक्ष भी खड़े हैं तो उन्हें कोई विवश नहीं करता कि तुम क्यों खड़े हो। ठीक है, तो हर मौसम को सहते हुए बट वो तपस्या करते हुए साधु की भांति नजर आते हैं। अगला थर्ड है, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बदिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। कल्लोल अर्थात चहचहाना। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है इस पंक्ति का कि यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसलिए वे निडर होकर कल्लोल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको कोई डर नहीं होता कि उनका आवाज़ छीन लिया जाएगा या कुछ भी। तो यहाँ पर इस तरह से इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। सेकंड जो सेंटेंस है वो भ्रामक है। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया हो, जिसका अर्थ है, निष्कर्ष ये निकलता है इस लाइन का कि गंगा जल की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत ही मनोहारी है, यानी अच्छा है मन के लिए, मन को हरने वाला मनोहारी। तो सेकंड जो सेंटेंस है, गंगा जल की शीतलता और मिठास से शक्कर और बर्फ बनाई जा सकती है, तो ये गलत है। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके ही पत्थर पर ही जल के अत्यंत निकट परोस कर भोजन किया, जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि लेखक ने गंगा के समीप बैठकर भोजन किया, जिससे उनकी प्रकृति से निकटता झलकती है, यानी वो पत्थर पर भोजन कर रहे हैं अर्थात उन्हें जो प्रकृति है उससे प्रेम है। तो ये जो पहला सेंटेंस है, लेखक ने भोजन इसलिए बनाया क्योंकि गंगा का पानी बहुत गर्म था और वह पकाने में सहायक था, तो ऐसा नहीं है। गंगा पानी जो होता है, गंगा का जो पानी होता है वो तो बहुत ठंडा होता है। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है वो भ्रामक है, सेकेंड सेंटेंस सही हो जाएगा। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा, अर्थात लेखक चाहते हैं कि इस पत्र को महत्व देकर कहीं स्थान दिया जाए। स्थान दान अर्थात स्थान का दान, यानी इसे पढ़ा और संजोया जाए, संजो कर रखा जाए, ऐसी फेंक नहीं दिया जाए। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष निकलेगा यहाँ पर। दूसरा जो है वो भ्रामक है कि लेखक चाहता है पत्र को महत्व देकर प्रकाशित किया जाए, तो ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी सेंटेंस का मिलान करना था। अगला इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्तियों पर चर्चा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमको मिलान करता था पंक्ति को निष्कर्ष से। अब पंक्तियों पर चर्चा करेंगे, जहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं पाठ से चुन करके, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इन पर विचार करना है और आपको क्या अर्थ समझ में आया तो वो अपने विचार जो है अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए उन्हें। तो जैसे क और ख दोनों ही पंक्तियों के यहाँ पर आंसर देखेंगे। जैसे क है, यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो ये प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। अर्थ होता है, लेखक कहते हैं कि हरिद्वार की कुशा अर्थात पवित्र घास में दालचीनी और जावित्री जैसी सुगंध आती है, जो इस तीर्थ की पवित्रता को दर्शाती है कि कितना पवित्र स्थान है कि घास में से भी दालचीनी का सुगंध आ रहा है, जावित्री का सुगंध आ रहा है, यहाँ तक कि घास भी इतनी सुगंधित है जो इस स्थान की विशेषता को प्रकट करती है, इसका अर्थ है। अगली ख पंक्ति है, आहा इनके जन्म भी धन्य हैं, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। अर्थात लेखक वृक्षों की उदारता की प्रशंसा करते हैं कि वे फल फूल छाया पत्ते छाल लकड़ी जड़, यहाँ तक कि जलने पर भी कोयले और राख से लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं। देखा आपने, पेड़ की हर चीज यूज आती है, अर्थी को जलाने के लिए, लकड़ी कागज बनाने के लिए, पत्ते छाया छाल औषधि बनाने के लिए, जड़। ठीक है, और जलने पर भी, यानी पेड़ जल जाता है ना, तब भी वो कोयला और राख के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होता है, तब भी वो यूज़फुल होता है। जैसे कोयला
यूज़ होता है और राख यूज़ करते हैं लोग। तो यानी कि वृक्ष जो है ना मरते दम तक, मरने के बाद भी पूरा यूज़फुल रहता है। तो उसकी बातें बताई गई हैं कि वृक्ष कितना उदार है। ये वृक्षों की निस्वार्थ स्वभाव को दर्शाता है कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ है। ठीक है, तो इस तरह से अर्थ देखना था यहाँ पर। अगला पाठ है सोच विचार के लिए, जिसमें पाठ को पुनः ध्यान से पढ़ना है, आपको पता लगाना और लिखना है। तो देखिए, पाठ को रीड कर सकते हैं आप दोबारा से इस पाठ को करने से पहले। तो देखिए, क है और संपादक महाते माशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। लेखक का यह वाक्य क्या दर्शाता है? क्या आपने कभी किस स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया है? और अगर किया है तो कब कब? किसी स्थान से लौटने के बाद भी उस विषय के बारे में सोचते रहना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, हम कहीं से घूम कर आते हैं तो हम उसी स्थान के बारे में सोचते रहते हैं। तो क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? वही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर क का आंसर देखेंगे। तो ये वाक्य दर्शाता है कि हरिद्वार की यात्रा ने लेखक के मन पर इतना गहरा असर डाला, प्रभाव डाला कि वे शारीरिक रूप से वहां से लौट आए, पर उनका जो मन है वो अभी भी हरिद्वार की शांति और सुंदरता में रमा हुआ है। निजी अनुभव यहाँ पर बता सकती हूँ, जैसे मैंने एक बार अपने गांव की यात्रा की थी, जहाँ नदी खेतों की हरियाली ने मुझे बहुत शांति दी। लौटने के बाद भी मैं उस शांति को याद करता हूँ या करती हूँ। अगला देखिए, ख क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। ख है, पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। लेखक का यह कथन आज के समाज में कितना सच है? क्या अब भी ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं जो एक पैसे को लाख मान लेते हैं? अपने विचार उदाहरण सहित लिखिए। तो आंसर हो जाएगा, लेखक का यह कथन बताता है कि हरिद्वार के पंडित जो होते हैं बहुत संतोषी हैं, थोड़े में ही खुश रहते हैं। आज के समाज में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, क्योंकि लोग अधिक धन और सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं। हालांकि मेरे गांव में एक बुजुर्ग दुकानदार है जो कम कीमत में सामान बेचकर भी खुश रहते हैं और ग्राहकों की मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। आपके विचार से लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य क्यों कहा है? उस स्थान में कौन कौन सी विशेषताएं होंगी जो उसे टिकने योग्य बनाती होंगी? तो आंसर लिखेंगे कि लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य इसलिए कहा क्योंकि वहां शीतल हवा, शांति और प्राकृतिक सुंदरता थी। बंगला ऊंचाई पर था, जिससे चारों ओर का दृश्य दिखता होगा। साथ ही यह हरिद्वार के पवित्र वातावरण में था जो मन को शांति देता था। घ क्वेश्चन है, फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जट, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से वो लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो इस वाक्य के माध्यम से आपको वृक्षों के महत्व के बारे में कौन कौन सी बातें सूझ रही हैं? तो वृक्ष बहुत उदार होते हैं, वे हमें फल फूल छाया पत्ते छाल लकड़ी बीज और जड़ देते हैं। जलने पर भी उनकी राख और कोयले उपयोगी होते हैं। इससे पता चलता है कि वृक्ष जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है और बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देते हैं। जबकि हम क्या करते हैं वृक्षों के लिए? हम उन्हें काट देते हैं, बट वो कटने के बाद भी यूज़ आते हैं आपके। आप उससे फेंकते नहीं है, आप सोचते हैं कि इसको कहीं ना कहीं यूज़ लिया जाए। तो ये दर्शाता है कि वृक्ष कितने उदार होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, ये तो था आपका सोच विचार के लिए, आपको सोच करके आंसर देना था। अब नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना, जहाँ पर का क्वेश्चन है, यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में, आप वहाँ क्या क्या करना चाहेंगे? तो देखिए, ग तक यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले क क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में, तो आप वहाँ क्या क्या करना चाहेंगे? तो आपने हरिद्वार अगर घूमा नहीं है तो कभी आप जाएंगे तो इस पार्ट को जरूर लर्न कर लेना, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस रहेगा। हरिद्वार में मैं गंगा जी स्नान करूंगा, हरि की पैड़ी पर पूजा करूंगा, चंडिका देवी के मंदिर जाऊंगा, गंगा तट पर टहलते हुए प्रकृति का आनंद लूंगा और मैं वहाँ की कुशा जो घास होती है और जनेऊ भी खरीदूंगा, क्योंकि कुशा में वहाँ पर जावित्री और जो अपना दालचीनी है उसकी खुशबू आती है। वहाँ की घास भी मतलब बहुत पवित्र मानी जाती है। जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे। कल्पना कीजिए कि आप गंगा के तट पर है, पानी की छींटे आपके मुंह पर आ रहे हैं। अपने अनुभव को अपनी कल्पना से लिखिए। तो अर्थ इसका ये है कि गंगा के तट पर बैठा हूँ, ठंडे पानी के छींटे मेरे चेहरे पर पड़ रहे हैं, हवा शीतल और ताजा है जो मन को शांति दे रही है। गंगा का कलकल बहता पानी और पक्षियों की चहचहाट मेरे मन को खुशी से भर रहा है। ऐसा लगता है मानो जैसे सारी चिंताएं गंगा जी में बह गई। अगला क्वेश्चन है, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? यदि पेड़ पौधे मनुष्यों की तरह व्यवहार करें तो हमसे बात करेंगे, अपनी ज़रूरतें बताएंगे, शायद अपनी रक्षा के लिए आवाज़ उठाएंगे। वे हमें प्यार से फल और छाया देंगे, लेकिन अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो वे नाराज भी हो सकते हैं। इससे हमें उनकी और अधिक देखभाल करनी होगी।
यहाँ पर भी श्री गंगा जी दो धारा हो गई, एक का नाम नील धारा, दूसरी श्री गंगा जी ही के नाम से। इस पाठ में गंगा शब्द के साथ श्री और जी लगाया गया है। आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि लेखक ने गंगा के साथ श्री और जी इसलिए लगाया होगा क्योंकि गंगा को वे पवित्र और देवी के रूप में मानते हैं। ये आदर और श्रद्धा दिखाने का तरीका है, जैसे हम किसी सम्मानित व्यक्ति के नाम के साथ जी लगाते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है इसमें, जो आपका ये पार्ट चल रहा है हमारा अनुमान और कल्पना से, तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसका है, कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार एक श्रवण बाधित या दृष्टि बाधित व्यक्ति के साथ गए हैं, यानी जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, उसके साथ में। तो उसकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए आप। तो देखिए, श्रवण बाधित के लिए हम क्या कैसे अच्छा बना सकते हैं उसको, कि मैं संकेतों और लिखित संदेशों से बात करूंगा, गंगा के पानी के स्पर्श और हवा की शीतलता का अनुभव करवाऊंगा, मंदिर की घंटियों के कंपन को महसूस करवाऊंगा। दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए मैं हरिद्वार के दृश्यों का वर्णन बोलकर सुनाऊंगा, जैसे गंगा का बहना, पर्वतों की हरियाली, उन्हें गंगा का पानी छूने और मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श करने का मौका दूंगा। अगला पार्ट है लिखे संवाद, जिसमें क और ख क्वेश्चन है, जिसमें हम बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो क क्वेश्चन है, मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। लेखक और कल्लू जी के बीच हरिद्वार यात्रा पर एक कल्पनात्मक संवाद लिखिए। आपने कल्लू जी और लेखक की बातचीत तो देखी, बट अब आपको क्या करना है, एक कल्पनात्मक संवाद लिखना है कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई होगी, क्योंकि लेखक बोलते हैं कि मेरे साथ कल्लू जी मित्र भी थे जो परम आनंदी थे। ठीक है, तो चलिए, लेखक सबसे पहले बोलेगा, कल्लू जी देखो ये गंगा जी का जल कितना शीतल और स्वच्छ है। कल्लू जी बोलेंगे, हाँ हरिश्चंद्र जी, यहाँ का वातावरण तो मन को शांति देता है, क्या तुमने हरि की पैड़ी पर स्नान किया? लेखक बोलते हैं, हाँ, स्नान करने से मन ऐसा निर्मल हुआ कि वर्णन नहीं कर सकता। रात को ग्रहण में स्नान का आनंद और भी खास था। कल्लू जी बोलते हैं, सचमुच यह पुण्य भूमि है, मुझे तो यहाँ की कुशा की सुगंध बहुत पसंद आई, जो घास थी कुशा, उसकी सुगंध बहुत पसंद आई। तो लेखक कहता है, हाँ, यहाँ की हर चीज में पवित्रता है, चलो गंगा तट पर भोजन बनाकर खाएं। अगला है, यह भूमि तीन और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। लेखक और प्रकृति के बीच में कल्पनात्मक संवाद तैयार कीजिए, जैसे पर्वत बोल रहे हों। तो लेखक बोलेगा कि हे पर्वत, तुम इतने सुंदर और शांत क्यों हो? पर्वत बोलेगा, हम यहाँ गंगा जी की रक्षा के लिए खड़े हैं, हमारी हरियाली और शांति तीर्थ यात्रियों को सुकून देती है। लेखक बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर ये लताएं वृक्ष कितने सुंदर लगते हैं। पर्वत बोलता है, हाँ, ये मेरे आभूषण हैं, ये सज्जनों की तरह सबको फल और छाया देते हैं। लेखक बोलता है, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, मैं फिर आऊँगा। पर्वत बोलता है, आओ, हम सदा तुम्हारा स्वागत करेंगे। तो इस तरह से डन होता है क और ख दोनों क्वेश्चन के आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट है और है का उपयोग। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इस पार्ट को मैं बता दूं कि है यूज होता है सिंगुलर, एक वचन के लिए, और है का यूज होता है बहुवचन के लिए। सेंटेंस में अगर हम दो या दो से अधिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो है का यूज होता है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। जैसे विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता हैं, दूसरा देवता नहीं। यों तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। आप जानते ही हैं, एक वचन संख्या शब्द के साथ है का प्रयोग होता है, बहुवचन संख्या शब्द के साथ है का। सोचिए, गंगा शब्द एक वचन है, फिर भी इसके साथ क्यों लिखा गया है? क्योंकि गंगा जी को महत्व दिया जा रहा है, ठीक है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। तो जब हम सम्मान देते हैं किसी का, चाहे वो एक वचन में ही हो, तो हम उसमें है का उपयोग करते हैं। इसका कारण यह है कि कभी कभी हम आदर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक वचन संज्ञा शब्दों को भी बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। इससे आदरार्थ बहुवचन प्रयोग कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मेरे पिताजी सो रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिन्हें पूर्ण करना है आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आदरार्थ बहुवचन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अगर आदरार्थ बहुवचन है तो हम है ही यूज करेंगे। जैसे, प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं हैं, वे अभी सभा में उपस्थित है। ठीक है, माता पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए। मेरी बहन बाजार से आ रही है, वहाँ से किताबें ले आएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, बहन के लिए बोला जा रहा है, तो एक सिंगुलर है, एक वचन है, तो है का यूज़ करेंगे। बट प्रधानाचार्य जी लगा दिया है, जिसको सम्मान दिया जा रहा है, तो है का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाहर फेरी वाला है, उसे बुला लाओ। डाकिया जी आए हैं, क्योंकि जी लगा दिया है, देखिए, तो है आएगा, उन्हें भी बुला लाओ। आप तो बहुत दिन बाद आए हैं, आपका स्वागत है।
डॉक्टर साहब बहुत विद्वान हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर को अहमियत दी जा रही है, तो साहब बोला जा रहा है तो हैं आएगा, उनसे परामर्श लेना चाहिए। आपके माता पिता कहाँ हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो यहाँ पर देखिए से आपका इससे कंफ्यूज मत होइए। वहाँ पर देखिए मैं आपको पहले ही जोड़ करके बता रही हूँ कि उनसे बनेगा, उन आपका बनेगा, ठीक है। ये हमारी हिंदी की अध्यापक हैं, हिंदी के अध्यापक हैं। हम उनसे बहुत कुछ सीखते और समझते हैं, क्योंकि अध्यापक को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और आदरपूर्वक है। तो यहाँ पर इस बहुवचन का मतलब बहुवचन के रूप में है का यूज़ करेंगे इसमें, चाहे वो सिंगुलर बात हो रही हो। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें फिल करना था। अगला है भावों की पहचान। तो भावों की पहचान में देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर नीचे कुछ पंक्ति दी गई है। सोचिए कि इनमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, पहचानिए और चुन करके लिखिए। ऊपर दिए गए भावों को आपको पहचान करके नीचे लिखना है। जैसे पहला वाक्य है, उस समय की पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कई बढ़ के था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि उसकी तुलना की जा रही है, जो कि संतोष की भावना जागृत हो रही है। तो भाव यहाँ पर हो रहा है संतोष और शांति का। अगला वाक्य, चित्त में बारंबार ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, अर्थात वैराग्य और भक्ति का यहाँ पर भाव हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से पंडित भी वहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। तो साफ साफ देखा जा रहा है यहाँ पर जो भाव हो रहा है वो संतोष का है, क्योंकि जो वहाँ के पंडित हैं वो संतोषी हैं। अगला वाक्य है, हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी, जिसका अर्थ है भाव यहाँ पर क्या मिल रही है, शांति और प्रसन्नता की। उसको प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर हर तरह जो प्रसन्नता है वो बिखरी हुई है, पवित्रता बिखरी हुई है। तो इसके कारण यहाँ पर जो भाव है वो शांति और प्रसन्नता का है। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं, वृक्षों के बारे में कहा है कवि ने। तो भाव जो है वो उनका दर्शा रहा है परोपकार की भावना, कि वो उपकार ही करते हैं, चाहे वो कैसे भी उनको ट्रीट किया जाए व्यक्ति के द्वारा, बट वो व्यक्ति को फल और छाया ही देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको भाव लिखने थे ऊपर से छांट करके। अब अगला पार्ट है काल की पहचान। तो काल से आप समझ गए होंगे, 3 काल होते हैं हमारे, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो यहाँ हरि की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है और यहीं स्नान भी होता है। आप जानते ही होंगे कि काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। परस्पर चर्चा करके बताइए कि ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा काल प्रदर्शित हो रहा है। सही पहचाना, यह वाक्य वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर है का यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से आपको नीचे दी गई पंक्तियों में बताना है कि कौन सा काल प्रदर्शित हो रहा है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तो निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। गागेगी अगर आएगा तो वो सेंटेंस होता है आपका, वो वाक्य होता है भविष्य काल का। यह भूमि 3 ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है ही है अगर आता है तो वो वर्तमान काल का सेंटेंस होता है, वाक्य होता है। वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं, तो ये भी वर्तमान काल का है, आ गया। चित्त में बारंबार ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता था अगर आया है तो भूतकाल की बात हो रही है, था, थे, थी, या फिर आ की ध्वनि आए या गया जैसे बोला तो यहाँ पर आ की ध्वनि आती है, एक ही गए तो एक ही ध्वनि आ रही है, तो आप यहाँ पर करेंगे बिना देखे सोचे समझे भूतकाल, ठीक है, जो कि हो चुकी है, जो बातें हो चुकी है उसके लिए भूतकाल का यूज़ किया जाता है। मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था आ गया तो भूतकाल हो गया, ठीक है। अब इन वाक्यों के काल को अन्य काल में बदल कर लिखिए, नए वाक्य बनाइए। ये जो हमने वाक्य बने हैं देखे हैं, भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल, भूतकाल के, अब इनको अलग अलग में बदलना है। जैसे भविष्य काल को बदलना है वर्तमान और भूतकाल में, वर्तमान को बदलना है भविष्य और भूतकाल में, भूतकाल को बदलना है भविष्य और वर्तमान में, ठीक है। तो जैसे पहला से अपना वाक्य था, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा, तो भविष्य काल का सेंटेंस है, तो भूतकाल में ये होगा निश्चय था कि आप इस पत्र को स्थान दान दे चुके हैं। वर्तमान काल में बोला जाएगा निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दे रहे हैं। इसी तरह से यह भूमि 3 और सुंदर हरी हरी पर्वतों से घिरी है, वर्तमान काल का सेंटेंस है, इसे भूतकाल में लिखेंगे कि यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी थी। भविष्य काल में बोलेंगे यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी होगी। वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं, वर्तमान काल का सेंटेंस है, वाक्य है।
तो भूतकाल में से बदलेंगे कि वृक्ष ऐसे थे कि पत्थर मारने से फल देते थे। भविष्य काल में बोलेंगे वृक्ष ऐसे होंगे कि पत्थर मारने से फल देंगे। ठीक है। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, जो कि भूतकाल का वाक्य है। वर्तमान काल में बदलेगा चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। भविष्य काल में बोला जाएगा चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होगा। इसी तरह से अगला वाक्य है, मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। जिसका जो सेंटेंस था, वाक्य था, वो भूतकाल में है क्योंकि टिका था आ रहा है। वर्तमान में इसे बोलेंगे वर्तमान काल में, मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका हूँ। भविष्य काल में बोलेंगे मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिकूंगा। तो इस तरह से आपको जो दिए गए वाक्य थे उन्हें अलग अलग काल में बदल के देखना था। अगला पाठ है पत्र की रचना, जिसमें कहा गया कि और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। चित्त यानी मन से, शरीर चाहे उसका आ गया हो घर पर, बट मन जो है वो उसका हरिद्वार में ही बसा हुआ था। तो वो लिख रहे हैं कि मैं वहीं निवास करता हूँ चित्त से। तो इस पंक्ति में लेखक संपादक महोदय को संबोधित करके अपनी बात लिख रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि पत्र जिस व्यक्ति के लिए लिखा जाता है उसे संबोधित किया जाता है। पत्र के अंत में अपना नाम लिखा जाता है ताकि पत्र पाने वाले को पता चल सके कि पत्र किसने लिखा है। तो ये पत्र की रचना है। अब देखिए यहाँ पर पत्र की रचना से संबंधित कुछ हमें तथ्य बता दिए गए हैं। अब क्या करना है हमें, नीचे इस पत्र की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, अपने समूह के साथ में मिलकर के इन विशेषताओं से जुड़े वाक्यों को इनका मिलान करना है। ठीक है, तो इनका मिलान इस तरह से करेंगे। जैसे सबसे पहले पत्र की विशेषता दे रखी व्यक्ति परकता। पत्र लिखन में लेखक के विचार, अनुभव और भावनाएं प्रमुख होती हैं। तो पत्र से उदाहरण जो दिए गए हैं वो यहाँ पर किससे मिलान होगा व्यक्ति परकता की, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद आता है, जो व्यक्ति की परकता को बताता है, भावनाओं को बताता है। संवादात्मकता, जिसका अर्थ होता है संवादात्मकता, पत्र संवाद का रूप है, पाठक से सीधा संवाद होता है। तो पत्र से उदाहरण में यहाँ पर जोड़ेंगे इसे, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए संवादात्मकता की बात हो रही है, पाठक का सीधा संवाद हो रहा है कि मैं मन से तो वहीं निवास कर रहा हूँ। स्वाभाविक शैली, जिसका अर्थ होता है भाषा कृत्रिम नहीं होती, भावनाओं के अनुरूप होती है। तो इसका मिलान करेंगे, यह भूमि तीन ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। ठीक है, जैसे हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक साधु संन्यासियों का जीवन, नदी, पर्वत, जल, गंगा स्नान आदि का अत्यंत विस्तार से महत्व वर्णन किया गया है। जैसे यह भूमि तीन ओर से घरी सुंदर सुंदर हरे हरे पौधों से, पर्वतों से घिरी है। तो यहाँ पर इसका मिलान कर देंगे। अगला है देखिए व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन, यहाँ जहाँ व्यक्ति जो है लेखक अपने वास्तविक अनुभव को साझा करता है। इसमें कहा है कि एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके, ठीक है, तो ये वास्तविक अनुभव बता रहा है उसका कि मैंने गंगा जी के तट पर भोजन किया। ठीक है, तो इसका इससे मिलान कर देंगे। अगला है अभिवादन या संबोधन। ठीक है, तो पत्र का आरंभ जिसमें संबोधित व्यक्ति को आदरपूर्वक संबोधित किया जाता है, जिसका मिलान करेंगे हम। श्रीमान कवि वचन, सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेशु, जिसमें आपको देखिए संबोधन दिख रहा है एक तरह से। तो यहाँ पर जो सेकंड उदाहरण है उससे इसका मिलान कर देंगे। हस्ताक्षर, लेखक अपने नाम में संबंध से पत्र को समाप्त करता है। तो आपका मित्र यात्री लिख रहा है, तो इससे मिलान कर देंगे। ठीक है, हस्ताक्षर का। अगला है देखिए उपन्यास और निवेदन, जिसमें लेखक पत्र समाप्त करता है और अपनी इच्छा या निवेदन प्रकट करता है। तो इसका यहाँ पर किससे मिलान करेंगे, इसका मिलान करेंगे निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थानदान देंगे। मुख्य विषय वस्तु इस पत्र की क्या थी, मुख्य विषय वस्तु है जो हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिकता, साधु सन्यासियों का जीवन, नदी, पर्वत, जल, गंगा का स्नान आदि का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। ये मुख्य विषय वस्तु इस पत्र की है। इस तरह से आपको मिलान करना था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मेल जोल हो जाता। अगर मिलान करके मैं बताती आपको इस तरह से हो जाता, कई सेंटेंस दिखते नहीं। तो मैंने आपको क्या करा है, पूरा जो आंसर है वो आपको इस तरह से लिख करके बता दिया है। आप इस तरह से मिलान भी कर सकते हैं, स्केल की सहायता से धीरे धीरे पतली पतली लाइनें खींच लीजिए और मिलान कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला है क्वेश्चन पत्र। आपने जो यात्रा वर्णन पढ़ा है उसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक संपादक को पत्र के रूप में लिखकर भेजा था। आप भी अपनी किसी यात्रा के विषय में अपने किसी परिचित को पत्र लिखकर बताइए। तो जैसे उन्होंने अपनी यात्रा के विषय में बताया संपादक को, इसी तरह से आपने कई यात्राएं की होंगी,
कोई भी रोमांचित यात्रा जो भी हो, आपको याद हो, तो वो अपने परिचित को पत्र के रूप में लिख करके आपको बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो हम एड्रेस और लिखेंगे कि मकान नंबर लिखेंगे, हर्ष विहार दिल्ली। दिनांक लिख देंगे, जैसे आज की डेट है तो आज की डेट आपको लिख देनी है। ठीक है, कि 14 अगस्त 2025। प्रिय मित्र संगीता, पर्यटन स्थल की यात्रा पूरी करके आने पर तुम्हारा पत्र मिला। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी ठीक होंगी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी आगरा की यात्रा बहुत अच्छी रही। रेल से आगरा जाते हुए हमने बहुत आनंद किया। वहाँ से सबसे पहले हम आगरा का मशहूर ताजमहल देखने गए, जिसकी चांदनी रात में इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। ये संगमरमर का बना हुआ है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। इसके किनारे से यमुना नदी प्रवाहित होती है। इस विशाल भवन के बीचों बीच शाहजहां और मुमताज की कब्रें हैं। इसके निर्माण में बहुत समय लगा था। पूर्णिमा की चांदनी रात में महल के सौंदर्य और शिल्पकारी देखकर प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। मित्र, उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अपने परिवार के साथ इसके सौंदर्य को देखने अवश्य जाओगी, तभी मेरे इस आनंद का अनुभव कर सकोगी। अंकल आंटी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। तुम्हारे अगले पत्र का इंतजार रहेगा। आपका नाम आ जाएगा, तुम्हारी सहेली शालिनी। तो यहाँ पर आप जो भी हैं, गर्ल हैं, बॉय हैं, अपने अकॉर्डिंग इस पत्र को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ अपने कोई भी यात्रा का वर्णन पत्र के रूप में करना था। ठीक है, अगला है शब्द से जुड़े शब्द, अर्थात एक शब्द दिया जाएगा जिससे जुड़ के कई सारे शब्द इस चैप्टर में दिए गए हैं, जो उसी शब्द से जुड़े हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से। ठीक है, तो अर्थ नहीं है, जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, हरिद्वार यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, इससे जुड़े जो भी शब्द इस चैप्टर में दिख रहे हैं उन्हें आपको लिखना है दिए गए ब्लैंक में। जैसे हरि की पैड़ी, नीलधारा, विल्व पर्वत, गंगा, भगीरथ, कनखल, कुशावर्त। ठीक है, तो ये इसी से जुड़े शब्द हैं जिन्हें आपको चुन करके पाठ में से लिखना था। अगला है लेखन के अनोखे तरीके, जिसमें क क्वेश्चन है। हरिद्वार पाठ में लेखक ने हरिद्वार के अपने अनुभवों को बहुत ही साहित्यिक अर्थात साहित्य धन एक यहाँ पर प्रत्यय है एक, ठीक है, साहित्य के रूप में कल्पनाशील भाषा में प्रस्तुत किया है, जिसमें कई स्थानों पर उन्होंने तुलनात्मक वाक्यों के माध्यम से दृश्यों का वर्णन किया है। तुलना करिए, जैसे हरी भरी लताओं की तुलना सज्जनों से इस प्रकार की है कि देखिए, पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली, हरी भरी लताओं को वल्ली कहा गया है। वल्ली हरी भरी सज्जनों की शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है। नीचे कुछ तुलनात्मक वाक्य दिए गए हैं, पाठ में ढूंढिए। इन तुलनात्मक वाक्यों को लेखक ने किस प्रकार विशिष्ट तरीके से लिखा है, यानी विशिष्टता प्रदान की, वो आपको बताना है। जैसे वृक्षों की तुलना साधु से की गई है, गंगा जल की मिठास की तुलना चीनी से की गई है, हरियाली की तुलना गलीचे से की गई है, नदी की धारा की तुलना राजा भगीरथ की यश अर्थात कीर्ति से की गई है। तो पहला जो वाक्य है, वृक्षों की तुलना साधु से की गई है, तो वाक्य देखिए इस तरह से कि बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं, जिस चैप्टर में कहा गया है लेखक के द्वारा, वो वाक्य ये है कि बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधु की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। तो देखिए, विशिष्टता इस तरह से कि लेखक ने वृक्षों को साधुओं से तुलना करके उनकी तपस्या सहनशीलता को दर्शाया है। यह चित्रात्मक और आध्यात्मिक शैली में लिखा गया है। गंगा जल की मिठास की तुलना चीनी से की गई है। वाक्य इस तरह से है चैप्टर में कि जल यहाँ का अत्यंत शीतल है, मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया हो। तो गंगा जल की मिठास की तुलना चीनी से यहाँ पर की गई है लेखक के द्वारा। तो विशेषता यहाँ पर ये झलकती है इस वाक्य में कि गंगा जल की मिठास और शीतलता को चीनी के घोल और बर्फ से तुलना करके लेखक ने बहुत जीवंत और स्वादिष्ट रूप में प्रस्तुत किया है गंगा जल को। अगला है हरियाली की तुलना गलीचे से की गई है। तो वाकई यहाँ पर ये दिखाया गया है चैप्टर में कि वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती है, मानो हरे गलीचे की यात्रियों के विश्राम हेतु बिछी थी। तो विशेषता ये दर्शाती है कि हरियाली को गलीचे से तुलना करके लेखक ने प्रकृति की सुंदरता, मेहमान नवाजी को चित्रित किया है कि मानो वो यात्रियों की स्वागत कर रही हो गलीचे के रूप में छा करके। अगला वाक्य है नदी की धारा की तुलना राजा भगीरथ के यश अर्थात कीर्ति से की गई है। तो वाक्य कौन सा दिया गया है चैप्टर में इस लाइन को प्रदर्शित करते हुए, एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता से दिखाई देती है। विशेषता ये दर्शाती है इस वाक्य में कि गंगा की धारा को भगीरथ की कीर्ति की लता से तुलना करके लेखक ने गंगा की पवित्रता और भगीरथ के तप को जोड़ा है। ख क्वेश्चन है, मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। पंडे भी वहाँ
बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। उपयुक्त पंक्ति को ध्यान से देखिए, ये आज की हिंदी की तरह लिखी नहीं गई है। इसे लेखक ने न केवल अपनी शैली में लिखा है, अपितु उसमें प्राचीन हिंदी भाषा की छवि भी दिखाई देती है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिन्हें आप आज की हिंदी में लिखिए। तो इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं, नगर के दुष्ट बाधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दृष्टि पड़ती थी, मानो हरी गलीचे का यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछा दी थी। तो ऐसे कई सेंटेंस है जो लेखक ने अपने जो अपनी लैंग्वेज है, खुद की लैंग्वेज है, उसमें कहे हैं, यानी शुद्ध हिंदी में बात की गई है जो पहले यूज़ की जाती थी, अभी यूज़ नहीं की जाती है। तो इनको आप आज की हिंदी में कन्वर्ट करें। जैसे पहला वाक्य है, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं, नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। आज की हिंदी में इसे इस तरह से लिखा जाएगा कि इन वृक्षों पर कई रंगों के पक्षी चहचहाते हैं और शहर के शिकारियों से बिना डरे शोर मचाते हैं। बधिकों से निडर होकर अर्थात शिकारियों से बिना डरे। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दृष्टि पड़ती है, मानो हरे हरे गलीचे की यात्रियों के विश्राम हेतु बिछायत बिछी थी। आज की हिंदी में इसे कहेंगे कि बारिश के कारण चारों ओर हरियाली ही दिखाई देती थी, जैसे यात्रियों के आराम के लिए हरा कालीन बिछा हो। यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहां रहते ही नहीं। आज की हिंदी में से कहेंगे कि यह इतना पवित्र तीर्थ है कि इच्छा और क्रोध से भरे लोग यहाँ टिकते ही नहीं है। जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर कुछ इच्छाएं हैं, वो यहाँ पर नहीं टिकेंगे। अगला है वाक्य, मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। अर्थात मेरा मन वहां जाते इतना खुश और शुद्ध हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ। हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। आज की हिंदी में इस तरह से लिखेंगे इसे कि यहाँ रात को ग्रहण हुआ और हमने बड़े आनंद से स्नान किया, साथ ही दिन में श्री भागवत का पाठ भी किया। पारायण अर्थात पाठ। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख देने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। तो आज की हिंदी में से लिखेंगे कि उस समय पत्थर पर खाए भोजन का सुख सोने की थाली के भोजन से कहीं बेहतर था। अगर भूख लगती है तो चाहे सोने की हो, प्लास्टिक की हो, कैसी भी हो, हमें पत्थर की हो, हम खा ही लेते हैं। तो जो उस समय जो भोजन किया था कवि ने, जो लिख रहे हैं लेखक, उन्होंने, तो वो जो उनको महसूस करा रहा था, ऐसा महसूस करा रहा था कि सुख जो है वो सोने की थाली में से कहीं भोजन जो खाट करके बैठते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर था वो सुख। ठीक है, क्योंकि ठंडे ठंडे पानी के छींटे पड़ रहे थे और वो वहाँ पर खाना पका करके खा रहे थे। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। आज की हिंदी में से लिखेंगे कि मुझे विश्वास है आप इस पत्र को प्रकाशित करेंगे, स्थान दान देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमें लिखना था। अगला ग क्वेश्चन है, इस रचना में हरिश्चंद्र जी ने कहीं कहीं प्राचीन वर्तनी का प्रयोग किया, जैसे शिखर के लिए शिखर, यात्रियों के लिए यात्रियों। ऐसे शब्दों की सूची बनाइए। आप इन शब्दों को कैसे लिखते हैं कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो लेखक है उन्होंने देखिए शिखर को शिशर कहा है, यात्रियों को यात्रियों कहा है अपनी लैंग्वेज में। तो आपको देखना है ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, कैसे लिखे जाते हैं उनको आज की वर्तनी में। तो प्राचीन वर्तनी जैसे शिशर है, आज की वर्तनी में इसे लिखा जाता है शिखर। यात्रियों को कहा जाता है यात्रियों। बिछायत अर्थात बिछाया। मनोरथ अर्थात मनोरथ। दृष्टि पड़ती अर्थात दिखाई पड़ती। तो ये आज की वर्तनी होगी, आज के ज़माने में यूज़ किए जाते हैं। ये शब्द जो है वो प्राचीन है, पहले भी यूज़ किए जाते थे। तो ये तो था पाठ के अंदर के सभी क्वेश्चन। अब देखिए पाठ से आगे के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, तो जिनकी बात करेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपकी बात। मैंने गंगा जी के तट पर रसोई करके डैश 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 भोजन किया। क्या आपने कभी खुले वातावरण में या प्रकृति के पास भोजन किया है? यह अनुभव घर के खाने से कैसे भिन्न होता है? तो अगर किया है तो सभी क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन जो है वो बारी बारी से हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हाँ, मैंने एक बार पार्क में पिकनिक के दौरान खाना खाया था। खुली हवा, पेड़ों की छाया और पक्षियों की आवाज़ ने उस अनुभव को बहुत खास बनाया। घर के खाने से ये अलग था, क्योंकि प्रकृति के बीच खाना खाने से मन को शांति और ताजगी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको अपने अनुभव के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। ये डिफरेंट भी हो सकता है आंसर, ठीक है।
उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख दो सोने की थाली के भोजन से कहीं बढ़ के था। आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आया है जब किसी सामान्य सी वस्तु ने आपको गहरा सुख दिया हो, चाहे वो छोटी हो पर आपको सुख ज़्यादा मिला हो? तो उसके बारे में बताइए। तो एक बार मैंने अपने दोस्त के साथ साइकिल चलाते हुए रास्ते में एक साधारण चाय की दुकान पर चाय पी। उस चाय का स्वाद, दोस्त के साथ हँसी मज़ाक ने मुझे वो बहुत खुशी दी। मुझे ऐसा एहसास कराया कि इससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई है। आपको किस स्थान पर पवित्रता प्रसन्नता का अनुभव होता है? क्या कोई ऐसा स्थान है जहां जाते ही मन शांत हो गया हो? उस स्थान की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? मुझे अपने गांव के मंदिर में बहुत शांति मिलती है। वहाँ की शांत हवा, फूलों की सुगंध, घंटियों की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जैसे कि मैं भी पहले जिस गाँव में रहा करती थी, मेरा गाँव का नाम था जावल सिरोही। चावल में एक सांचा देवी माता का मंदिर था। बहुत ही सुंदर मंदिर था। वहाँ पर खुला प्रांगण भी था जिसमें हम सभी फ्रेंड्स बैठा करते थे। मेला लगता था तो हम वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स रहती थी आस-पास उसके बाहर, तो हम उधर से शॉपिंग भी किया करते थे। काफ़ी मज़ा आता था। तो एक वो बहुत अच्छा अनुभव था। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको कौन-कौन सी बातें अच्छी लगी, जहाँ पर आपका जाकर के मन शांत हो गया हो। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर। अगला पाठ में वर्णित है, यहाँ के वृक्ष फल फूल गंध जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। क्या आपके जीवन में कोई पेड़, फल फूल या प्राकृतिक वस्तु है जिससे आप विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं, क्यों? तो मेरे घर के पास एक आम का पेड़ है। मुझे उसकी छाया और फल बहुत पसंद है। गर्मियों में उसकी छाया में बैठना, आम खाना मुझे बहुत खुशी देता है। जब भी मैं उसका आम तोड़ती हूँ या तोड़ता हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। एक्चुअल में भी मेरे घर में आम का पेड़ है जो कि मुझे काफ़ी खुशी देता है जब भी मैं उसके फल खाती हूँ। जब भी नेक्स्ट 1 साल में 1 बार उसमें फल लगते हैं, बट इतने स्वादिष्ट फल होते हैं कि उसके अलावा कोई और आम पसंद ही नहीं आता जब मैं खाती हूँ तो। नेक्स्ट पार्ट है अब यहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य और संरक्षण। जैसे यहाँ पर कहा गया है, यह भूमि 3 और सुंदर हरे-हरे पर्वतों से घिरी है, जिसमें सौंदर्य बताया गया है प्रकृति का, ठीक है। आपने पत्र में पढ़ा कि हरिद्वार का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। इस सौंदर्य को बनाए रखने में प्रत्येक मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विषय में अपने समूह में चर्चा कीजिए। इसके बाद अपने समूह के साथ मिलकर तीर्थ ही नहीं पृथ्वी भी पावन हो विषय पर जन जागरूकता पोस्टर बनाइए। एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपको शो करना है कि तीर्थ ही नहीं पवित्र पृथ्वी को भी रखना होगा, यानी पृथ्वी की भी रक्षा करनी होगी। तो उससे रिलेट आपको जन जागरूकता पोस्टर बनाना है। तो देखिए, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। प्रकृति का सौंदर्य और संरक्षण विषय पर चर्चा। तो चर्चा के मुख्य बिंदु इस तरह से होंगे कि हरिद्वार जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थानों का महत्व, मानव द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने में निभाई जाने वाली भूमिका, पर्यावरण संरक्षण के उपाय और उनका दैनिक जीवन में समावेश, सामुदायिक प्रयास और जन जागरूकता का महत्व। अब अगला क्वेश्चन हमें कहा गया है कि एक पोस्टर बनाना है जिसमें तीर्थ ही नहीं पृथ्वी भी पावन हो विषय है। तो पोस्टर के लिए विचार आप इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब दर्शा सकते हैं कि पोस्टर में स्वच्छ नदियों को दर्शाएं, हरे भरे पहाड़ों, प्रदूषण मुक्त वातावरण को दर्शा सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं तीर्थ ही नहीं पृथ्वी भी पावन हो का नारा आप मुख्यतः से इसमें लिख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरल संदेश जैसे पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, कचरा न फैलाओ आदि शामिल कर सकते हैं। लोगों को प्रकृति के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का भाव जगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप पोस्टर बना सकते हैं जिसमें आपको पूरा जो पृथ्वी है उसे दर्शा करके, देखिए पेड़ लगा रहे हैं बच्चे और पृथ्वी को सुरक्षित महसूस करा रहे हैं। तो आप ये इस तरह का पोस्टर यहाँ पर बना सकते हैं। तो पूरा पेज अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक पोस्टर बनाना है। अगला है स्वास्थ्य और योग, जिसमें कहा गया है, चित्त में बारंबार ज्ञान वैराग्य भक्ति का उदय होता था। अनेक लोग आज भी मन की शांति, चित्त अर्थात मन की शांति, स्वास्थ्य लाभ और भक्ति के लिए तीर्थ और पवित्र स्थानों, पर्वतीय स्थानों की यात्रा करते हैं। मन की शांति और स्वास्थ्य के लिए हमारे देश में हजारों वर्षों से योगा भी किया जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन है, 5 मिनट ध्यान लगाकर या मौन बैठकर अपने आसपास की ध्वनि को सुनिए, अपने श्वास पर ध्यान दीजिए और ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। इस अनुभव के विषय में एक अनुच्छेद लिखिए। आपको क्या करना है, 5 मिनट तक अपनी आंखें बंद करके अपने आसपास की ध्वनि को सुनना है ध्यानपूर्वक। अब आपको क्या सुनाई दे रहा है, केंद्रित करने का प्रयास करना है, तो एक अनुच्छेद लिखना है इसके ऊपर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि मैंने 5 मिनट तक शांत बैठकर ध्यान लगाया। मैंने पक्षियों की चहचहाट, हवा की सरसराहट, दूर से आती बच्चों की आवाज़ें सुनी। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से मेरा मन शांत हुआ। मैं तनाव मुक्त महसूस करने लगा। आप जब ध्यान लगाकर
5 मिनट बैठेंगे ना आंखों को बंद करके, तो आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। जो भी थकान होती है वो आपकी कंप्लीट उतर जाती है। तो यहाँ पर वैसा ही महसूस हुआ। यह अनुभव मुझे बहुत सुकून देता है, सुकून देने वाला लगा। तो इस तरह से आप एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उपलक्ष्य में अपने विद्यालय के कार्यक्रमों को बताने के लिए एक सूचना लिखिए जिसे सूचना पट पर लगाया जा सके। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, तो आपको क्या करनी है, एक सूचना लिखनी है जो सूचना पट पर लगानी है, जो कि दर्शा रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अपने विद्यालय के कार्यक्रम को। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे हम सूचना बोर्ड पर। सूचना ये है, दिनांक लिख देंगे, जिस भी जैसे आज की डेट पे अगर आप सूचना दे रहे हैं तो आज की डेट लिख देंगे। ठीक है, 20 जून को सूचना दे रहे हैं तो 20 जून 2025 लिख दिया जाएगा यहाँ पर। विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम। प्रिय विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है हमारे विद्यालय में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक योग सत्र आयोजित होगा, जिसमें सभी विद्यार्थी भाग लेंगे। कृपया अपने योग मैट अर्थात जिस पर योग करते हैं और आरामदायक कपड़े साथ लाएं। योग के बाद एक छोटा व्याख्यान भी होगा, यानी एक जो भाषण होता है वो होगा प्रधानाचार्य। ठीक है, जो प्रधानाचार्य के द्वारा ये सूचना दी गई है सभी को, तो ये सूचना बोर्ड पर आपको लिखनी थी। ठीक है, दर्शानी थी। अगला पार्ट है यहाँ पर सज्जन वृक्ष। आपने कई बार पढ़ा है, यहाँ पर पौधों को सज्जन के रूप में माना गया है लेखक के द्वारा, जो कि होते भी है वास्तव में। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। हम उन पर पत्थर मारते हैं, हम उन पर कुल्हाड़ियाँ चलाते हैं, बट वो हमें फल देते हैं, ऐसे सज्जन कहा गया है लेखक ने। तो आप जानते ही हैं पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, किंतु हमारे ही कार्यों के कारण वे कम होते जा रहे हैं। आइए पेड़ पौधों को अपना मित्र बनाएं। एक पौधा आप अपने घर के आसपास लगाएं, काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। कोविड के दौरान जब हमारे घर में जब चल रहा था, तो हमारे घर में इतनी शुद्ध हवा थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आ रही थी। पेड़ पौधों की छाया, पेड़ पौधों की हवा, लहरा रहे थे पत्ते, हमें काफ़ी सुकून दे रहे थे। चाहे वो हम घर पर ही रहने को विवश हो, तो भी हम महसूस कर रहे थे कि हम काफ़ी आनंददायक स्थिति में हैं। तो अगर एक पौधा भी अगर आपने लगाया ना, बड़ा सा छायादार पौधा लगाइए, जैसे छाया मिलती हो, जिससे फल फूल मिलते हों, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। एक आम का पौधा लगाइए, आप जब बड़ा होगा ना तो आप खुद खुश होंगे। बेल पत्र का पौधा लगाइए, बेल पत्र जब आएंगे उसमें बील आएंगे, तो आपको खुशी होगी कि अरे वाह, मैंने तो ये बहुत अच्छा पौधा लगा दिया है। ठीक है, तो एक पौधा लगाइए। आपको क्या करना है, का क्वेश्चन में बताया है, ये एक पौधा लगाइए, उसकी देखभाल कीजिए ताकि वह कुछ वर्षों में बड़ा पेड़ बन सके। उसे एक नाम दीजिए और उसका मित्र बनिए। उसका नाम दे सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर मैंने एक नीम का पौधा लगाया, उसका नाम हरा रखा। मैं उसे रोज पानी देता हूँ, उसकी मिट्टी की देखभाल करता हूँ। वह मेरा मित्र है क्योंकि वह मुझे छाया और ताजी हवा देता है। इसी तरह से ख क्वेश्चन में कहा है कि उसके बारे में अपनी दय नंदिनी में नियमित रूप से लिखिए। दय नंदिनी अर्थात दैनिक नंदिनी, जो आपकी होती है पुस्तक होती है या लेखक पुस्तिका होती है, उसमें आप लिख सकते हो उसके बारे में। तो आज मैंने हरा को पानी दिया, उस तरह से लिखें। उदाहरण के तौर पर उसकी पत्तियां हरी और चमकदार हो रही हैं, मुझे उसकी देखभाल करके बहुत खुशी मिलती है। तो मैं अपनी डायरी में इस तरह से लिख सकती हूँ इससे। ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर देना है। अगला पार्ट है अपने शब्द, जिसमें है शीतल वायु डैश स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार करता है। आइए एक रोचक गतिविधि करते हैं। शीतल शब्द को केंद्र में रखना है, उसके चारों ओर ये 4 बातें लिखी हैं। जैसे विपरीतार्थक शब्द अर्थात उसका विलोम, शीतल का विलोम, उसका अर्थ, शीतल का अर्थ, शीतल का वाक्य में प्रयोग और समानार्थी शब्द। ठीक है, तो अब इन चारों का ही हम आंसर देखेंगे। अब इसी प्रकार आपके समूह का प्रत्येक सदस्य इस पत्र से एक एक शब्द चुन सकता है। कोई भी शब्द चुन लीजिए, जैसे पेड़ को चुन लीजिए, उसका विलोम बता सकते हैं। ठीक है, आकाश को चुन लीजिए, जंगल को चुन लीजिए, जमीन को चुन लीजिए। ठीक है, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है, अर्थ लिखना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है उस शब्द का, और समानार्थी शब्द लिखना है। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है शीतल, जिसका अर्थ होता है ठंडा अर्थात सुकून देने वाला। विलोम शब्द होता है शीतल का गर्म या उष्ण। समानार्थी शब्द होता है ठंडा और सुहाना, जिसका अर्थ शीतलता से संबंधित है। वाक्य प्रयोग होगा कि गंगा का शीतल जल मुझे बड़ा सुकून देता है। तो इसी तरह से आप कई सारे इस चैप्टर में आपको शब्द दिखेंगे, जिनके आपको विलोम शब्द, समान अर्थ और वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है। अगला है यात्रा के व्यय की गणना। आप यात्रा गए, अब आपका खर्चा भी हुआ होगा, तो उसकी गणना किस तरह से करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे। इस पत्र में आप
कि आपने हरिद्वार की एक यात्रा का वर्णन पढ़ा है। मान लीजिए आपको अपने मित्रों या अभिभावकों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में अपनी रुचि के किसी स्थान की यात्रा करनी है। उस स्थान को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे मान लीजिए कि यात्रा के लिए आपको 1000 रुपये दिए गए हैं। यात्रा, खाना आदि सब मिलाकर एक व्यय विवरण बनाइए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जैसे 1000 रुपये में से यात्रा बस किराया लगा 400, भोजन लिया 300, स्मृति चिन्ह लिया 100, अन्य खर्च हुए 100, बचत हुई 100 रुपये की। ठीक है। इसी तरह से आपको ख में करना है। मान लीजिए कि आप इस यात्रा में एक छोटी वस्तु स्मृति चिन्ह खरीदना चाहते हैं। उसकी जो याद है, जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ से एक छोटी सी चीज़ हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए, वो उस जगह की याद दिलाती है हमें। ठीक है। तो आप क्या खरीदेंगे और क्यों, तो ये आपको बताना है। जैसे सोचिए क्या यह आवश्यक है, बजट कैसे संभालेंगे, और आवश्यक है क्या, अगर नहीं हो तो आप ज़रूरी नहीं है कि खरीदें, और बजट है क्या आपके पास में इतना, जैसे 1000 रुपये था तो उसमें से कुछ बचत हो रही है क्या, मैं खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ। तो मैं एक छोटी गंगा माता की मूर्ति खरीदूंगा या खरीदूंगी, यह मेरी यात्रा की याद दिलाएगी, मेरे लिए आध्यात्मिक महत्व रखती है, मैं इसे अपने बजट में 100 रुपये में खरीद लूंगा, क्योंकि बचत हुई है 100 रुपये की, तो 100 रुपये में खरीदाई आ सकती है। अगला है यात्रा सबके लिए, जहाँ पर क है, कल्पना कीजिए कुछ मित्रों का समूह एक यात्रा पर जा रहा है। देखिए कई सारे ऐसे समूह होते हैं जो मिलकर के यात्रा करते हैं कई जगहों की, तो एक ऐसा समूह है जो यात्रा पर जा रहा है। आप एक मार्गदर्शक या टूरिस्ट गाइड हैं और आप उन्हें गाइड कर रहे हैं, यानी उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं उनका उस जगह से संबंधित। आप इन सबकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो आपको लिखना है कि आप उनकी सुविधाजनक जो यात्रा है, जो वो सुविधाजनक हो, आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। उपयुक्त चित्र में सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती है। देखिए यहाँ पर आपको फैमिली दिख रही है, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, सबकी आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। तो इन्हें ध्यान में रखते हुए सोचिए वहाँ पहुँचने, घूमने, भोजन आदि में आप कैसे सहायता करेंगे उनकी। तो देखिए जैसे दृष्टिबाधित भी है, एक बच्चे वाली माँ भी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। ठीक है। तो आप इनकी कैसे सहायता करेंगे वो लिखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जैसे सबसे पहले तो यात्रा की योजना बनाएंगे, प्लानिंग। यात्रा से पहले सभी सदस्यों की जो यात्रा का कार्यक्रम है उसे समझाऊंगा या समझाऊंगी। आने जाने के साधनों, ठहरने की व्यवस्था, भोजन आदि की जानकारी दूंगा या दूंगी। मार्ग, मौसम और स्थान से जुड़ी आवश्यक जानकारी साझा करूंगी या करूंगा। विशेष आवश्यकताओं का ध्यान, जैसे यदि किसी यात्री को विशेष जरूरत है, जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वृद्धजन, तो उनके अनुसार अलग अलग सहायता की व्यवस्था करूंगा। व्हील चेयर, संकेत भाषा, श्रव्य गाइड आदि की तैयारी भी रखूंगा। जैसे किसी को व्हील चेयर की जरूरत है तो मैं व्हील चेयर खरीद के या रेंट पे ला करके उसे दूंगा, ताकि उसकी जो यात्रा है वो अच्छे से हो सके, सुचारू रूप से। सुरक्षा का ध्यान में लिखेंगे कि सभी को आपातकालीन नंबर दिया जाएगा, जिससे कभी वो किसी संकटग्रस्त स्थिति में हो तो वो तुरंत से उस कॉल पे, उस नंबर पे कॉल कर सके। स्थान की सीमाएं, सावधानियों के बारे में बताऊंगा। समूह को एक साथ रखने का प्रयास रखूंगी, ताकि कोई खो ना जाए। भोजन और पानी की व्यवस्था में आ जाएगा कि शुद्ध और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा। सभी के लिए पीने का पानी उपलब्ध रहेगा, साफ पीने का पानी, ये निष्कर्ष निकालूंगा। भाषा और जानकारी में आ जाएगा कि जिन स्थानों की यात्रा की जा रही है वहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की जानकारी सरल भाषा में दूंगा, ताकि वो अच्छे से समझ पाए उस यात्रा से उस जगह की यात्रा से संबंधित जो भी तथ्य हैं। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में ये ध्यान दूंगा कि समूह को पर्यावरण का महत्व समझाते हुए साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित करूंगा। कचरा ना फैलाएं, धरोहरों को नुकसान ना पहुंचाएं, यह समझाऊंगा। यात्रा को आनंददायक बनाने में हो जाएगा कि मनोरंजन के बीच बीच में रोचक किस्से, लोक कथा या गीत साझा करूंगा। बच्चों, युवाएं और वृद्धों को सभी को शामिल करते हुए गतिविधियां करवाऊंगा, ताकि वो इंटरेस्ट बना रहे उनका यात्रा में। ठीक है। तो इस तरह से ये प्लानिंग हो सकती है। अगला है अपने किसी मित्र के साथ बिना बोले संवाद कीजिए संकेतों से। अब सोचिए कि यात्रा में श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए क्या क्या आवश्यक होगा। तो देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिना बोले संवाद करने से हम इशारे, हाव भाव, चेहरे के भाव, हाथों की गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये संकेत भाषा कहलाती है, जिससे हम महसूस करा सकते हैं श्रवण बाधित को भी। ठीक है। और ग क्वेश्चन है, यात्रा करते हुए ऐतिहासिक धरोहर अर्थात या भवनों की सुरक्षा के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, कचरा ना फैलाएं, दीवारों पर कुछ ना लिखें, ऐतिहासिक वस्तु को छूने से बचें, गाइड के निर्देशों का पालन करें। जैसा जैसा गाइड कह रहा है वैसा वैसा करते जाएं। ठीक है।
अगला है आज की पहेली। तो एक पहेली है, पाठ में से शब्द खोजिए जिसमें से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। यानी पाठ में वो शब्द आए हुए हैं, आपको दी गई पहेली का आंसर देना है। जैसे एक मसाले का नाम, क्या नाम आया है? दालचीनी। कपास से जुड़ा एक शब्द, जनेऊ, जो कि कपास से बना रहता है। जहाँ स्नान होता है, हरि की पैड़ी। वृक्ष के किसी अंग का नाम हो रहा है, पत्ते। एक नगर या तीर्थ का नाम, हरिद्वार। व्यापार से जुड़ा स्थान, दुकानें। एक नदी का नाम, गंगा। एक पर्वत का नाम, बिल्व पर्वत। एक धार्मिक ग्रंथ का नाम, भागवत। तो ये सभी शब्द यहाँ पर हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर इस तरह से आपको आंसर लिखना था। अगला पाठ है झरोके से। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे एक और पत्र का अंश यहाँ पर नीचे दिया गया है। उनके द्वारा ही एक और पत्र लिखा गया है हरिद्वार के मार्ग में, जैसे यहाँ पर दिया गया है। इसे पढ़ना है और आपस में इससे संबंधित कुछ विचार करना है। जैसे पढ़ते हैं हरिद्वार के मार्ग में। हरिद्वार के मार्ग में अनेक प्रकार के वृक्ष, अभी तक तो उन्होंने हरिद्वार की बात करी थी, जो हमने पत्र देखा हरिद्वार, ये है उनका हरिद्वार के मार्ग में, कि मार्ग में उन्हें क्या क्या महसूस हुआ। तो हरिद्वार के मार्ग में अनेक प्रकार के वृक्ष और पक्षी देखने में आए। एक पीले रंग का पक्षी छोटा बहुत मनोहर देखा गया। बया एक छोटी चिड़िया है, इसके घोंसले बहुत मिले वहां पर। ये घोंसले सूखे बबूल कांटे के वृक्ष में हैं। एक एक डाल में लड़ी की भांति 20-20, 30-30 लटकते हैं। बबूल के जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनमें बया के घोंसले इस तरह से देखे जा सकते हैं लटके हुए। काफ़ी सुंदर होते हैं ये घोंसले, अपने आप में ही एक कलाकृति है। इन पक्षियों की शिल्प विद्या तो प्रसिद्ध है ही, क्योंकि काफ़ी मजबूती से बना होता है इनका घोंसला, काफ़ी डेकोरेटिव लगता है। आप डेकोरेशन भी कर सकते हैं। जब वो चिड़िया के अंडे देकर के जब चिड़िया और बच्चे उड़ जाते हैं, तो जो वो घोंसला बनता है, बचता है, उस घोंसले को आप लटका के देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। तो शिल्प विद्या के लिए प्रसिद्ध है बया। लिखने का कुछ काम नहीं, इसी से इनका सब चातुर्य, जो चतुर भावना है, वो प्रकट हो जाती है। कि सब वृक्ष छोड़ के कांटे के वृक्ष में घर बनाया है। ये भी देखिए कि आप कांटे के वृक्ष में घर बना रही हैं वो, और किसी वृक्ष में घर नहीं बना रही हैं। क्यों पता है? ताकि उनका घोंसला सेफ रहे, ताकि कोई आसानी से उसे तोड़ ना सके। क्योंकि उनका जो घोंसला होता है वो इतना सुंदर होता है कि हम रह ही नहीं सकते उसे तोड़े बिना, ठीक है, यानी लिए बिना। तो हमें वैसे तो नहीं तोड़ना चाहिए। जब उसके बच्चे उड़ जाएं उस घोंसले में से, तब आप उस घोंसले को रख सकते हैं डेकोरेशन में। इसके आगे ज्वालापुर और खनकल, कनखल और हरिद्वार है, मार्ग में बता रहे हैं कवि, वो ये लेखक बता रहे हैं कि इसके आगे एक ज्वालापुर है, कनखल है और हरिद्वार है, जिसका वृत्तांत अगले नंबरों में लिखूंगा। तो ये जो वृत्तांत हमने देखा वो अगला ही है, जिसमें आप हरिद्वार के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से जो लेखक द्वारा यहाँ पर कहा गया है, एक विशेष बातचीत के तौर पर यहाँ पर बताया गया है बया के बारे में। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए इस पत्र के अंश से ये स्पष्ट होता है कि वे प्रकृति के प्रति अत्यंत संवेदनशील सजग व्यक्ति थे। हरिद्वार के मार्ग में उन्होंने जो देखा, उसका उन्होंने सजीव और संवेदनात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। हमारे मन में खुद ही भावना आ जाती है, उस चित्र को प्रकट हो जाता है हमारे मन में कि कैसा रहा होगा उनका अनुभव। जैसे वृक्ष और पक्षियों का मनोहारी दृश्य, उन्होंने पीले रंग के सुंदर पक्षी और विशेष रूप से बया पक्षी का उल्लेख किया है, जिनके घोंसले कांटे वाले बबूल के पेड़ पर लटकते हुए पाए गए। यह दृश्य उन्हें बहुत ही आकर्षक और चमत्कारी लगा। बया की शिल्प विद्या की प्रशंसा, वे बया पक्षियों की घोंसले बनाने की कलात्मक कौशलता की बहुत प्रशंसा करते हैं, मानते कि उनके घोंसलों से उनकी प्रतिभा झलकती है। प्रकृति के गूढ़ संकेतों की ओर ध्यान दिया है कि वे इस सभी बातों पर विचार करते हैं कि बया जैसे पक्षी कांटों वाले वृक्षों पर घर क्यों बनाते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि वे सुरक्षा और विवेकपूर्ण चुनाव करते हैं, पक्षी भी, ठीक है। आगे के स्थानों का संकेत दिया उन्होंने कि वे आगे जाकर के ज्वाला, कनखल, हरिद्वार पहुंचेंगे। उनका वर्णन अगले पत्रों में करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि वे यात्रा को चरणबद्ध ढंग से पूर्ण करना चाहते हैं, वर्णित करना चाहते हैं, एक एक चरण को बताना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस झरोके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं बातें। अगला पार्ट है खोजबीन के लिए, जिसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी। इसे पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढकर लिखी। इन्हीं का एक प्रसिद्ध नाटक भी है जिसका हमने पत्र पढ़ा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो उसे आप अंधेर नगरी जिसका शीर्षक है, तो इसे आप पुस्तकालय इंटरनेट से ढूंढ करके पढ़ सकते हैं, सहपाठियों के साथ चर्चा कर सकते हैं, जो कि इस तरह से है, मैं आपको बता देती हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य नाटक है। इस नाटक के माध्यम से लेखक ने उस समय की न्याय व्यवस्था, मूर्ख शासक, अंधभक्त जनता और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य किया है। संक्षिप्त कथानक इस तरह से, सारांश इस तरह से इस नाटक का, कि यह नाटक एक गुरु और दो चेलों की कथा के साथ शुरू होता है। गुरु अपने दो शिष्यों को ये सीख देने के लिए शहर की ओर भेजता है कि सही निर्णय कैसे लिया जाए।
शहर का नाम है अंधेर नगरी, जहाँ सब कुछ टके सेर बिकता है, चाहे वह सब्जी हो या मिठाई हो, टके से जिसकी कोई कीमत ना हो। ये बात एक शिष्य को अच्छी लगती है और वह वहीं रह जाता है। लेकिन गुरु चेतावनी देते हैं, जहाँ टके सेर भाजी वहाँ बैरियों की राजी। इस नगरी का राजा न्यायप्रिय नहीं बल्कि मूर्ख है। जब एक दीवार गिरती है तो उसका दोष एक के बाद एक कई लोगों पर डाला जाता है और अंत में एक निर्दोष कसाई को फांसी की सजा दी जाती है। जब कसाई को फांसी दी जा रही होती है तभी गुरुजी आकर युक्ति से राजा को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगला जन्म उसी को मिलेगा जो अब फांसी पर चढ़ेगा। तो राजा जो है वो लोभवश स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है, इतना मूर्ख था वो। ठीक है, तो वो कसाई तो बच जाता है, राजा खुद स्वयं चढ़ जाता है फांसी पर। तो ये यहाँ पर इस इनकी अंधेर नगरी का कुछ सारांश था। आप इसको पूर्ण रूप से नेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपनी लाइब्रेरी में भी इसकी जो पुस्तक है उसे ढूंढ करके इस जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी है इसे पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है नाटक। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हुआ है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे मैंने कहा है कि आप स्वयं करें। मैंने सभी क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक के, चाहे वो पाठ के हों, पाठ से संबंधित हो, पाठ के आगे हों, सभी शब्दार्थ हों, कठिन शब्दार्थ हो, वृत्तांत हो, ठीक है, पोस्टर हो, सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैंने बताने की कोशिश की है। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, इम्पोर्टेंट लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने सहपाठी, अपने संघ के मित्रों के साथ। वीडियो के लिए और वीडियोस इसी तरह के हम चैप्टर्स बताते रहेंगे आपकी कक्षा से संबंधित। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं आपकी कक्षा से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।